नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों के ऊपर चर्चा की थी। आज फिर से एक बार हम नेपोलियन पर ही चर्चा करेंगे, नेपोलियन के एक और पॉलिसी पर, जिसे हम महाद्वीपीय व्यवस्था या कॉन्टिनेंटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो महाद्वीपीय व्यवस्था एक तरह का इट वाज ए सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर अगेंस्ट ब्रिटेन। तो नेपोलियन ने ब्रिटेन के विरुद्ध, चूँकि ब्रिटेन से वो सैनिक लड़ाई में जीत नहीं पा रहा था, तो उसके खिलाफ उसने एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया था, जो महाद्वीपीय व्यवस्था के रूप में सामने आई। नेपोलियन पूरे यूरोप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और यूरोप के प्रमुख देशों जैसे प्रशा, ऑस्ट्रिया एवं रूस आदि ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। और कोई ऐसा देश यदि बचा था जो नेपोलियन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता था, तो वह था इंग्लैंड। इंग्लैंड के विरुद्ध नेपोलियन ने हर प्रकार का प्रयास किया, सभी तरह के प्रयत्न किए, लेकिन उसका कोई प्रयत्न इंग्लैंड के विरुद्ध सफल नहीं हो रहा था। सभी प्रयत्न असफल हो रहे थे, कभी स्पेन के विद्रोह के कारण, तो कभी ऑस्ट्रिया के युद्धों के कारण, तो कभी किसी अन्य कारण से। उसके अलावा इंग्लैंड की जो नौसैनिक शक्ति थी वो भी बहुत मजबूत थी। तो इन सब कारणों से वो इंग्लैंड के विरुद्ध सफल नहीं हो पा रहा था। अतः नेपोलियन ने प्रायद्वीपीय युद्ध को समाप्त करके महाद्वीपीय प्रणाली या कॉन्टिनेंटल सिस्टम को लागू करके इंग्लैंड को परास्त करने का निश्चय किया। नेपोलियन का उद्देश्य ब्रिटिश व्यापार को नष्ट करना था। जब वह इंग्लैंड को समुद्री युद्ध में नहीं हरा पाया, तो उसने इंग्लैंड को हराने के लिए एक दूसरा उपाय सोचा। नेपोलियन ने सोचा कि इंग्लैंड एक व्यापारिक देश है और इंग्लैंड की सारी समृद्धि उसके व्यापार पर ही निर्भर है, और यदि किसी तरह इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट कर दिया जाए तो उसकी कमर टूट जाएगी, और जब आर्थिक रूप से वह कमज़ोर हो जाएगा, पंगु हो जाएगा, तब वह स्वयं फ्रांस के साथ समझौता करने के लिए बाध्य हो जाएगा या फ्रांस के अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। अतः नेपोलियन ने ऐसी योजना बनाई कि संपूर्ण महाद्वीप से इंग्लैंड के व्यापार का बहिष्कार कर दिया जाए। इसे ही महाद्वीपीय व्यवस्था या कॉन्टिनेंटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है फ्रांस के इतिहास में। इसे व्यापारिक युद्ध भी कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इट वाज ए सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर अगेंस्ट ब्रिटेन, क्योंकि नेपोलियन ने इंग्लैंड के व्यापारिक मार्ग बंद कर उसे व्यापारिक स्तर पर ही परास्त करने की व्यवस्था की। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण फ्रांस को खाद्यान्नों के लिए किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, जबकि इंग्लैंड एक व्यापार प्रधान देश था और खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए वह दूसरे देशों पर निर्भर था। और व्यापार प्रधान देश होने के कारण इंग्लैंड के पास प्रचुर धन था, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करता था। तो नेपोलियन ने सोचा कि यदि उसके धन प्राप्त करने के स्रोत ही बंद कर दिए जाएं, तो धन के अभाव में इंग्लैंड न तो मित्र राष्ट्रों को युद्ध के लिए धन दे सकता था और न स्वयं युद्ध लड़ सकता था, तथा न आंतरिक व्यवस्था ही वह ठीक रख सकता था। तो नेपोलियन का विचार यह था कि क्रांति के बाद फ्रांस में तो राजनीतिक स्थिरता आ गई थी, लेकिन अगर इंग्लैंड को देखा जाए तो इंग्लैंड की हालत नेपोलियन के विचार से ठीक वैसी ही थी जैसी कि क्रांति के पहले फ्रांस की हालत थी। अतः नेपोलियन का विचार था कि इंग्लैंड का व्यापार नष्ट कर देने पर वहाँ दिवालियापन, बेकारी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी,
लोग आर्थिक रूप से परेशान होंगे, तो इससे जो है एक तरह का राजनीतिक असंतोष उत्पन्न होगा और इंग्लैंड फ्रांस के साथ संधि करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो महाद्वीपीय व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया गया, थोड़ी चर्चा अब इसके ऊपर हम लोग करते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के लिए सबसे पहले नेपोलियन ने 21 नवंबर 1806 ईस्वी को बर्लिन से एक आदेश निकाला, जिसको बर्लिन डिक्री के नाम से जाना जाता है फ्रांस के इतिहास में, जिसके द्वारा इंग्लैंड और उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार निषिद्ध कर दिया गया। उसमें नेपोलियन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि फ्रांस और उसके सहायक राज्य ब्रिटेन के साथ व्यापार बंद कर दें, उसके साथ व्यापार न करें, और यदि इंग्लैंड का कोई जहाज़ फ्रांस या उसके सहायक देशों के बंदरगाहों में पाया जाए तो उसे जब्त कर लिया जाए। तो यह आदेश बर्लिन आदेश के नाम से प्रसिद्ध है। और जब इंग्लैंड को यह बात मालूम पड़ी तो इंग्लैंड भी चुप रहने वाला देश नहीं था। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता था कि पूरी दुनिया में उसके उपनिवेश थे, अतः इंग्लैंड ने भी एक कदम उठाया, जो उसने ऑर्डर्स इन काउंसिल पास किया और इसके तहत उसने अपने अधीनस्थ देशों को, यानी इंग्लैंड ने अपने अधीनस्थ देशों को यह आदेश दिया कि वे फ्रांस या उसके सहायक देशों के साथ कोई व्यापारिक संबंध न रखें। यानी कि जैसे टिट फॉर टैट वाला हिसाब हुआ, जैसे फ्रांस ने कहा था वैसे इंग्लैंड ने अपने सहायक देशों से उनको फ्रांस के साथ व्यापार करने से मना किया। और उसने यह भी कहा कि अगर वे ऐसा करते पाए जाएंगे तो उनके जहाज़ जब्त कर लिए जाएंगे। इसका अर्थ यह था कि यदि फ्रांस और उसके सहायक राज्य इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो संसार के दूसरे राज्य भी जो इंग्लैंड के अधीन थे या इंग्लैंड के मित्र थे वो भी फ्रांस के साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो इंग्लैंड का विचार था कि उसका यह आदेश नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था है उसमें मूलभूत परिवर्तन करने के लिए नेपोलियन को बाध्य करेगा। और काफ़ी हद तक इंग्लैंड का यह सोचना सही भी था, क्योंकि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में इंग्लैंड के उपनिवेश थे और उन उपनिवेशों के साथ उसके अच्छे संबंध भी थे। किंतु नेपोलियन किसी और मिट्टी का बना हुआ था, वो इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने दूसरा उपाय सोच निकाला। 1808 ईस्वी में नेपोलियन ने मिलान से एक और आदेश जारी किया, जिसे मिलान डिक्री के नाम से जाना जाता है। और मिलान डिक्री के अनुसार जो है उसने यह घोषित किया कि यदि किसी देश का जहाज़ इंग्लैंड के बंदरगाहों से होके गुजरेगा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो 1808 ईस्वी में इट्रूरिया और 1809 में पोप के अधीन राज्य को इसी प्रणाली के उल्लंघन के बहाने जो है वो फ्रांस के साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी तरह से हॉलैंड और ओल्डनबर्ग भी फ्रांस में मिला लिए गए। स्वीडन को महाद्वीपीय प्रणाली का पालन करने के लिए, पूरी तरह से पालन करने के लिए विवश किया गया, बाध्य किया गया। और 9 महीने से वह जिस नमक तथा औपनिवेशिक पदार्थों की छूट दिए हुए था वह भी खत्म कर दी गई। नेपोलियन ने एक और आदेश निकाला कि इंग्लैंड के औपनिवेशिक उत्पादनों, जैसे इंग्लैंड के, यानी इंग्लैंड ने जहाँ कब्जा कर रखा था, जैसे भारत इत्यादि थे जहाँ पे उसका कब्जा था, चीन में के कुछ हिस्सों पे कब्जा था, और भी दुनिया के अफ्रीका वगैरह में बहुत सारी जगहों पे उसका कब्जा था। तो ये आदेश निकाला कि इंग्लैंड के औपनिवेशिक उत्पादनों जैसे कपास, चाय, चीनी, कहवा, कोको, नील इत्यादि पर उनके मूल्य के आधे से भी अधिक कर लगा दिया जाए। तो इसके पश्चात नेपोलियन ने पुनः एक आदेश और निकाला, जिसका उद्देश्य था या जिसका आशय था कि जो ब्रिटिश माल है
वो ब्रिटेन के उपनिवेशों में उत्पादित वस्तुएं जहाँ भी मिलें, या जो अंग्रेजी माल है या जो ब्रिटिश माल है या ब्रिटेन के उपनिवेशों में उत्पादित जो भी माल है, वो जहाँ कहीं भी प्राप्त हों उनको जला दिया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए, और उनके विक्रेताओं पर, जो ब्रिटिश माल बेचते हों उनके विक्रेताओं के ऊपर मुकदमा चलाया जाए। तो यानी कि चाहे ब्रिटेन में उत्पन्न हो, चाहे ब्रिटेन के उपनिवेशों में उत्पन्न जो माल है उनको नष्ट करने का आदेश उसने दे दिया। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के मस्तिष्क की एक अद्भुत उपज थी। बड़ी सूझबूझ से उसने इस व्यवस्था को लागू किया था, और यदि यह व्यवस्था सफल हो गई होती तो विश्व इतिहास का रास्ता ही बदल जाता। तो हो सकता है कि जो फ्रांस और इंग्लैंड के संबंध में जो इतिहास हम आजकल पढ़ते हैं, तो कोई और ही इतिहास हम पढ़ते, कुछ अलग ही पढ़ते। तो इसका जो उद्देश्य था महाद्वीपीय व्यवस्था का, वह जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को यूरोप से समाप्त कर देना था, और यूरोप के आर्थिक जीवन को ब्रिटिश प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त कर देना था। परंतु नेपोलियन के आदेशों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इंग्लैंड कोई मामूली देश नहीं था, पूरे दुनिया में उसके उपनिवेश थे, बहुत ही ताकतवर देश था, और वहाँ बहुत ही सूझबूझ रखने वाले मंत्री थे, अधिकारी थे, वहाँ के शासक सूझबूझ वाले थे, वहाँ के सेनापति सूझबूझ वाले थे, वहाँ के जो आर्थिक विचारक थे वो बहुत सूझबूझ वाले थे। तो यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों का माल आना जाना बंद हो गया, किंतु अवैध रूप से यह क्रिया चलती रही, यानी कि अब सामानों की स्मगलिंग होने लगी एक तरह से, आप समझिए। परिणामतः चीनी, कहवा, तंबाकू आदि का दाम पहले से कई गुना बढ़ गया, 10-10 गुना तक इनका दाम बढ़ गया। अब नेपोलियन ने इन वस्तुओं का उत्पादन अपने ही देशों में करना प्रारंभ किया, जिससे कि इनकी आपूर्ति की जा सके। स्पेन, इटली, दक्षिणी फ्रांस में तंबाकू की खेती शुरू की गई। कहवे के स्थान पर कासीनी की सूखी पत्ती का प्रयोग शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया, और रसायन शास्त्रियों को यह कहा गया कि वो चुकंदर से चीनी निकालने का प्रयास करें। चुकंदर से चीनी निकालने का आदेश वैज्ञानिकों को दिया गया। परिणामतः यूरोप में एक नया उद्योग प्रारंभ हो गया। यूरोप का व्यापार चौपट हो गया, चीज़ों का मूल्य बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ों के दाम कई गुना बढ़ गए, बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो अप्राप्य हो गई, बाज़ार से गायब हो गई। जनसाधारण की जो आर्थिक कठिनाइयाँ थी वो बढ़ गई। इसका असर जो है रोज़गार और अर्थव्यवस्था वगैरह पर भी पड़ा। नतीजा ये हुआ कि अब जो नेपोलियन के जो साथी थे वो भी इस व्यवस्था से परेशान हो गए थे। पोप ने तटस्थता का बहाना बनाकर महाद्वीपीय व्यवस्था मानने से इनकार कर दिया। उसने ये कहा कि भाई हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हम तटस्थ रहेंगे। परिणामतः नेपोलियन की नाराज़गी उसे झेलनी पड़ी। नेपोलियन ने रोम पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। पोप ने नेपोलियन को धर्म बहिष्कृत कर दिया। इस पर नेपोलियन ने उसे कैद कर लिया। तो ये जो पोप के साथ लड़ाई थी उसके लिए घातक सिद्ध हुई। यह नेपोलियन की एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसके कारण पूरा रोमन कैथोलिक संसार उसका शत्रु बन गया। पुर्तगाल पर भी नेपोलियन ने अपना अधिकार कर लिया, और इसके कारण वह स्पेन के भंवर जाल में फंस गया। तो ये सब उसके हक में अच्छा नहीं हुआ। रूस के साथ भी युद्ध
महाद्वीपीय व्यवस्था के ही कारण हुआ, जो उसकी बर्बादी का एक प्रधान कारण बना। महाद्वीपीय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में भी कुछ दुष्परिणाम हुए, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था के फलस्वरूप इंग्लैंड में बाहर से माल आना बंद हो गया, जिसके कारण वहाँ अनाज के दाम बहुत बढ़ गए। इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं के लिए जो यूरोपीय मंडियाँ थी वो बंद हो गई नेपोलियन के डर से, और इस प्रकार इंग्लैंड का जो माल था, इंग्लैंड का जो तैयार माल था, उसकी खपत भी कम हो गई। ये तो नहीं कहा जा सकता कि एकदम बंद हो गई, लेकिन उसकी खपत एकदम कम हो गई, लगभग बंद सी ही हो गई। फलतः माल का तैयार होना भी बंद हो गया, क्योंकि जब माल की खपत ही नहीं थी तो उस माल को तैयार कैसे किया जाता। क्योंकि सरप्लस में बहुत सारा माल पड़ा था, तो इसलिए नया माल तैयार करना भी जो है वो बंद हो गया। हजारों मजदूर जो कि कारखानों में काम करते थे वो बेकार हो गए, और बेकारी और आर्थिक तंगी के कारण इंग्लैंड में उपद्रव फैलने लगा। परंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही, और यूरोपीय देशों ने चुपके चुपके इंग्लैंड के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाने का भरसक प्रयास किया, और काफ़ी उसने कोशिश की, बहुत सारी नीतियां ले आया, बहुत सारे कानून बनाए उसने, लेकिन उसके बावजूद भी यह व्यवस्था असफल रही। यह व्यवस्था तभी सफल हो सकती थी जब जो अवैध व्यापार था, अवैध व्यापार के ऊपर रोक लगाया जाता, उसको पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता, जो कि नेपोलियन के बस की बात नहीं थी। इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करवाने के लिए यूरोप में जितने भी बंदरगाह थे जो नेपोलियन के मित्र देशों वगैरह के अधीन थे, तो उन सारे बंदरगाहों पर चौकसी के लिए सेनाएं रखनी पड़ती, जो कि एक असंभव बात थी। इसीलिए अवैध व्यापार जो था वो फलने फूलने लगा, और अवैध व्यापार की अधिकता के कारण महाद्वीपीय व्यवस्था या कॉन्टिनेंटल सिस्टम का पालन नहीं हो सका। ब्रिटिश समुद्री बेड़ा वास्तव में नेपोलियन के समुद्री बेड़े से अधिक ताकतवर था, बहुत शक्तिशाली था, और उसका सामना करना नेपोलियन की शक्ति के बाहर की बात थी। उसने यूरोप से इंग्लैंड को खाद्यान्नों की आपूर्ति में रुकावट डालने का भरपूर प्रयास किया, किंतु खाद्यान्न यूरोप से ब्रिटिश जहाज़ों द्वारा बराबर इंग्लैंड में जाता रहा। तो इसलिए नेपोलियन का यह उद्देश्य कि इंग्लैंड को अन्न के अभाव में भूखा मार दिया जाएगा, वहाँ भूख फैल जाएगी, वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिए नेपोलियन ने उन देशों की भी दुश्मनी मोल ले ली जो एक समय कभी उसके अधीन हुआ करते थे। तो नेपोलियन ने जिन देशों ने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो नेपोलियन को उन देशों के विरुद्ध अभियान करने पड़े, जो कि क्योंकि वो महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से इनकार करते थे। तो इसमें उसका जो बहुत सारा धन उसका इस काम में खर्च हो गया, उसकी जो सैन्य शक्ति थी वो भी छीड़ हो गई। अब उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि उसे हॉलैंड के ऊपर आक्रमण करके उसका विलय करना पड़ा, और पुर्तगाल आदि के ऊपर उसे आक्रमण करना पड़ा। पुर्तगाल पर उसका आक्रमण स्वतंत्रता युद्ध के आरंभ का एक प्रमुख कारण बन गया। इन्हीं सैनिक अभियानों की असफलताएं उसके पतन का भी कारण बन गई। जब आप नेपोलियन के पतन का कारण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था भी उसके पतन का एक प्रमुख कारण थी। तो यूरोप के अन्य देशों की तरह रूस, जो कि बहुत विशाल देश था, रूस ने भी इस महाद्वीपीय व्यवस्था से बहुत हानि उठाई, इसलिए उसने इसका पालन
नहीं किया, वो इसका पालन न करने के लिए रूस विवश था। परंतु इस कारण से नेपोलियन रूस से रुष्ट हो गया, रूस से नाराज हो गया और उसने रूस के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। परंतु इस अभियान में जो नेपोलियन की सेना थी उसका एक बहुत बड़ा भाग प्राकृतिक प्रकोप के कारण, या कह लीजिए कि रूस की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई उसकी सेना, और उसकी सेना का एक बहुत बड़ा भाग रूस के अभियान में नष्ट हो गया, जो कि नेपोलियन के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनी। और कॉन्टिनेंटल सिस्टम के असफलता का कारण तो थी ही, नेपोलियन के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बन गई। तो इसलिए यूरोपीय व्यवस्था रूस की अवहेलना के कारण असफल हो गई। यूरोपीय व्यवस्था का मतलब कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है वो रूस की अवहेलना के कारण असफल साबित हुई। संपूर्ण यूरोप में महाद्वीपीय व्यवस्था से जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थीं, उनके कारण नेपोलियन के विरुद्ध घृणा की एक लहर फैल गई, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लैंड में निर्मित होने वाली जो दैनिक जीवन की वस्तुएं थीं उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनसे वंचित हो रहे थे। लोग नेपोलियन को एक अत्याचारी और एक तानाशाह के रूप में देखने लगे और धीरे धीरे उसके विरुद्ध होने लगे। यद्यपि महाद्वीपीय व्यवस्था ने ब्रिटेन के सामने भी अनेक कठिनाइयां खड़ी कर दी, परंतु ब्रिटेन धीरे धीरे उन कठिनाइयों से बाहर निकल गया और उसने जो है इस व्यवस्था को सफल नहीं होने दिया। अंत में यह व्यवस्था यूरोप के सारे देशों को नेपोलियन के विरुद्ध एकजुट करने का कारण बन गई। नेपोलियन के विरुद्ध बहुत सारे यूरोप के देश एकजुट हो गए और वो ये मानने लगे कि अगर नेपोलियन को पराजित करना है तो हमें एक होना पड़ेगा, और इस तरह से जो है एक कई देशों का एक संगठन बनाया गया जिन्होंने आगे चल कर के नेपोलियन को हराया। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था या महाद्वीपीय व्यवस्था थी, तो उसने जो है नेपोलियन के पतन का रास्ता तैयार कर दिया। वह नेपोलियन के लिए बूमरैंग साबित हुआ, यानी कि वो एक ऐसा हथियार साबित हुआ जो उल्टे उसी के ऊपर आकर के पड़ा। तो यह एक अनुचित नीति थी, क्योंकि यह अपने मूल रूप से ही अन्यायपूर्ण थी और अपने स्वार्थ के लिए वह यूरोप के बहुत सारे देशों को परेशानी में डालना चाहता था नेपोलियन, जिससे कि धीरे धीरे जो देश उसके अधीन थे वो उससे नाराज हो गए और उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो इस तरह से जैसा कि मैंने कहा कि यह व्यवस्था उसके लिए बूमरैंग साबित हुई। तो मित्रों, उम्मीद है कि यह महाद्वीपीय व्यवस्था पर जो संक्षिप्त चर्चा है ये आपको पसंद आई होगी, और अगर यह चर्चा आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।